हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है हम बड़े समय से 2027 वालों के लिए कंटेंट बना रहे थे और आज का जो वीडियो है इसमें हम थोड़ा जेई 2026 वालों से वापस बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि 2026 वालों का पेपर जो है वो बहुत करीब आ चुका है। एंड ऐसे में मतलब अब जो है ज़्यादा कुछ ऐसे इधर उधर डोलने का समय नहीं है और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने का, टारगेट करने का, फोकस होकर पढ़ने का वक्त है। आज का ये जो वीडियो है बड़ा मैं छाती ठोक के बात कह सकता हूँ कि ये वीडियो बहुत थॉटफुल है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। और इसमें मैं तुमसे क्या क्या करना है इस समय में, अगर तुम्हारा पेपर जो है बहुत करीब है, उस बारे में बातें करने वाला हूँ। थोड़ा सा ये 2-3 टेक हो गए हैं, मैं थोड़ा सा हैप्पीजार्ड हूँ इस समय, तो मुझे थोड़ा सा माफ करना तुम अगर मैं थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाए। बहरहाल बाकी वीडियो के अपन फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हारा यहाँ से सिलेबस कंप्लीशन का डेडलाइन क्या होना चाहिए। अब सिलेबस इतना, जेई का पेपर इतना पास है तो एक आइडियल केस कहता है कि अक्टूबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, बट ये अक्सर हो नहीं पाता है क्योंकि अभी तुम्हारे मिड टर्म के पेपर आ जाएंगे 12वीं के। तो एवरेज केस भी पकड़ लो तो नवंबर मिड तक बेस्ट ट्राई करो, ये एक बेस्ट टाइम है। यहाँ तक अगर तुम अपना सिलेबस पूरा कर लो तो दिसंबर में तुम दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो, दिसंबर प्लस जनवरी। और जनवरी अटेम्प्ट को, यहाँ से जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करना और एस करना बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। और लास्ट डेडलाइन नवंबर एंड रखनी है अपनी, क्योंकि वो नवंबर एंड टारगेट करोगे तब भी वो तुम्हारा दिसंबर मिड तक जाके सिलेबस खत्म होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने दिसंबर मिड यानी 15 दिसंबर होती है 30 का महीना, 15 दिसंबर तक अगर तुमने अपना सिलेबस खत्म करा तो तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट कहीं आ जाता है 22 के आसपास, ठीक है। आज मेरा स्टाइलस भी माशाल्लाह साथ नहीं दे रहा है। 22 जनवरी के आसपास तुम्हारा पेपर आ जाता है और ये तुम्हें 1 महीना मिलेगा। 1 महीना कई बार थोड़ा सा कम रह जाता है, इसलिए कोशिश करो नवंबर एंड नहीं तो बेस्ट नवंबर मिड तक अपना सिलेबस सारा का सारा समाप्त करने की, ठीक है। अब यहाँ से 2 चीज़ें हैं, 2 तरीके हैं। पहला तो तुम्हें अपनी 11वीं जो है वो रिवाइज करनी है और दूसरा तुम्हें 12वीं का जो सिलेबस है साथ साथ वो 12वीं का सिलेबस कवर करना है। ऐसे में क्या रिसोर्सेज होने चाहिए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 11वीं की जितनी भी तुम्हें चीज़ें रिवाइज करनी है तो सबसे पहले वो चैप्टर्स जिन पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है उनके लिए तुम अपने शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करोगे। शॉर्ट नोट्स तुम्हारे उसके लिए बेस्ट रहेंगे। और जिन पे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए तुम क्विक वन शॉट्स यूज करोगे। जैसे मैं मंजिल 2.0 वगैरह तुम लोगों को कई बार रिकमेंड करता रहता हूँ, ऐसे वो इसके लिए बेस्ट तरीका है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ा और 11वीं रिवाइज हो गई। रिवीजन तुम्हारा 10% से 15% टाइम तुम्हारा मैक्स जाएगा थ्योरी रिवीजन का और बाकी का 85% टाइम तुम्हारा जा रहा होगा प्रैक्टिस का। रिवीजन सिर्फ अपन यहाँ पे प्रैक्टिस से करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तुम्हें इस समय प्लीज़। अब तुम्हारा जेई का पेपर थ्योरी नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और तुम्हारे मॉड्यूल्स भी तुम्हारा थ्योरी के लिए मेजरली, और मॉड्यूल्स में कौन सा, वो एनसर्कल सवाल नहीं होते। मैं अब नहीं कहूँगा कि तुम्हें मॉड्यूल सारे सॉल्व करो, अब थोड़ा मैं पीवाईक्यूज की तरफ आऊँगा, बट वो सवाल जो तुमने जब मॉड्यूल्स पहली बार लगाए थे और वहाँ पे जो सर्कल करके छोड़े थे, यहाँ मॉड्यूल्स लिखने का वो तात्पर्य है कि उनको एक बार तुम्हें रिविजिट जरूर कर लेना है। हर चैप्टर में 15-20 ऐसे सवाल होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और इसके बाद तुम्हारा प्रैक्टिस का मेजर रिसोर्स, तुम्हारा बाइबल इस समय, तुम्हारा मूल ग्रंथ होगा जेई के पिछले साल के पीवाईक्यूज, मेन्स के और एडवांस के। मेन्स के अभी तो मेन्स तुम्हारा जनवरी करीब है तो मेन्स के ज़्यादा, हर चैप्टर के जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज तुम सॉल्व कर सकते हो, जितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड और तमीज़ के साथ तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, उतना बेहतर है, उतना तुम्हें 11वीं के लिए हेल्प करेगा। तो अब बात चली है पीवाईक्यूज और उनके इंपॉर्टेंस की, और तुम्हारे जो 2026 में इतना कम टाइम बचा है या 2027 के लिए भी अगर कोई रेफर करना चाहता है और सिर्फ टारगेटेड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चाहता है रेलेवेंट की, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन रिसोर्स है, फिजिक्स वाला ने अभी निकाल दिया है। 7 ईयर्स के जेई मेन्स के 143 शिफ्ट के सारे पेपर्स का क्यूमुलेशन जेई मेन्स के। अब क्यों 7 क्यों? सबसे पहले तो देखो 2019 में तुम्हारे एनटीए ने अपना पेपर जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया था, और तब से जो है मतलब उससे पहले और उसके बाद के काल में एनटीए के पैटर्न में और पेपर फेवरेट टॉपिक्स में काफी ज्यादा चेंज आया है, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिसोर्स है, अच्छा मेरे पास मैथमेटिक्स का दिखाया मैंने तुम्हें, केमिस्ट्री और नीचे फिजिक्स भी है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कि तुम्हें ना रेलेवेंट प्रैक्टिस करवाने में तुम्हारी सहायता करता है। अब एक एक्सपर्ट से अगर थोड़ा समझा जाए, एक क्रिटिक की तरह इसको थोड़ा समझने की कोशिश करी जाए, तो सबसे पहले किताब के अंदर तुम्हें ये एक बड़ी प्यारी चीज लगी मुझे कि किताब के अंदर तुम्हें एनालिसिस करके इन्होंने पूरा दिया हुआ है। आई एम श्योर तुम देख पा रहे होगे किस तरीके से, कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्या सवाल आए हैं पिछले सालों में। और ये तुम्हारा
सब टॉपिक वाइज के, अच्छा स्टोइशियोमेट्री इतना पूछा गया है, फिजिकल इतना, इनऑर्गेनिक इतना, ऑर्गेनिक इतना, मैथमेटिक्स में भी ऐसा तुम्हारा वेक्टर कितना पूछा गया है, ज्योमेट्री का सेगमेंट कितना पूछा गया है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद तुम थोड़ा सा आगे चलो तो तुम्हें कुछ कितना नंबर मैं लिख कर लाया था एक फिगर, 3400 से ज़्यादा MCQ और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो तुम्हें इस किताब के अंदर मिलते हैं। सारे जो सवाल हैं जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, सारे सवालों को इन्होंने टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जैसे तुम यहाँ देखोगे अगर, तो ये वाला कौन सा टॉपिक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और उसके नीचे सारे सवाल। तो टॉपिक वाइज जब चैप्टर कोई भी किताब होती है तो वो मुझे बड़ी बढ़िया चीज़ लगती है। अच्छा ये पहला चैप्टर, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेम फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज वेल। सारे सवाल जो है इनके वो तुम्हारे फिजिक्स वाला के जो सबसे एकदम मास्टर फैकल्टी है उन्होंने खुद वेरीफाई करे हैं और तुम्हारे NTA की जो आंसर की आती है, NTA की आंसर की से उनको बखूबी मैच करके देखा गया है फाइनल आंसर की से। तो ये भी है कि अच्छा NTA जो समझता है वो भी तुम लोगों को सारा ऐसे यहाँ वेरीफाई करके दे दी गई है। डिटेल्ड तुम्हें पहले चैप्टर्स के साथ आंसर की दी गई है और लास्ट में तुम्हें डिटेल्ड सॉल्यूशंस पूरे इन डेप्थ और वीडियो के साथ भी ऐसा वो है, तो वो तुम्हें प्रोवाइड कराए गए हैं। हर चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी भी तुम्हें इनमें मिल जाती है। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में Amazon और PW के किताब स्टोर पे, PW बुक स्टोर पे भी तुम्हें ये अवेलेबल है। हमारा कोड जो एडिटर साहब ने बड़ा यहाँ पे स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दिया है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें एक डिस्काउंट छोटू सा और मिल जाएगा, थोड़ा म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का और हो जाएगा। ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ। अब आ जाओ फटाफट से 12वीं पे कि 12वीं रिवीजन। यहाँ पे 11वीं में अपन ने बात करी कि 11वीं का अपने को रिवीजन करना है, 12वीं का जो है अपने को करंट सिलेबस करना है, तो उस हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है क्या, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं है, कीप कंटिन्यूइंग विद योर 12th सिलेबस, जो भी बैच वगैरह तुमने ले रखा है। जिन बच्चों का ऑनलाइन बैच है उनके लिए खास बात कि आप प्लीज़ कोशिश करो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे शिफ्ट कर जाओ। देखो तुम्हारे पास ये गिवन एडवांटेज है, ऑफलाइन में हमारे पास ये एडवांटेज उस समय नहीं होता था, बट तुम्हारे पास ये है एडवांटेज कि तुम लाइव से रिकॉर्डेड पे शिफ्ट कर सको। तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा है, हम पे थी नहीं ऑफलाइन में, तो क्या ही रिकॉर्डेड। तो इससे क्या फायदा रहता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स को तुम फास्ट पेस पे देख सकते हो, 1.5 से 2x स्पीड पे देख सकते हो। और थोड़ा सा जो क्लास में तुम्हें लगता है कि अच्छा ये चीज़ मुझे आती है या किसी ने डाउट वगैरह पूछा है, उसको तुम चीज़ों को स्किप कर सकते हो। इस समय टाइम का एक सेकेंड अपने को एकदम चुन के खोद के यूटिलाइज करना है, तो अपन वहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगली बात, योर मटेरियल शुड बी वेरी टारगेटेड। तुम्हारा मटेरियल एकदम ऐसे, मैंने शुरुआत में बात कही कि कूदने फांदने का हमारे पास अब समय नहीं बचा है। तो क्या मटेरियल होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारी DPP, तुम्हारा मॉड्यूल, तुम्हारे PYQs। तुम लगेगा कि भैया आप तो जनरली भी यही कहते हो कि यही सॉल्व करो, तो वैसे दिक्कत पता है क्या है, यहाँ से बच्चा जाता है कि भैया ये रेफरेंस वो कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो उसमें बच्चा हो जाता है परेशान और वो चलता रहता है। यूट्यूब में मेरे कमेंट सेक्शन तुम देखोगे अगर, प्लीज़ अभी वो नहीं करना है अपने को। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, तुम्हारी क्लास में टीचर ने जो DPP दी, तुम्हारे मॉड्यूल और फिर उसके बाद तुम्हारे PYQs के सवाल, जो PW की किताब बताई 7 साल की, वहाँ से करो तो और बेहतर है, टारगेटेड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना पड़ रहा है तुम्हें, तो एक किताब तुम्हारी PYQs के लिए भी डन हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात पर चलते हैं, तुम्हारा स्केड्यूल यहाँ से बहुत एग्रेसिव होना चाहिए। अब ऑटो पायलट मोड छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड मतलब क्या होता है कि अच्छा रोज सुबह उठे, क्लास गए, होमवर्क मिला, कर लिया, सो गए, उठे, क्लास गए, होमवर्क, सो गए, उठ गए, क्लास गए। अब ये छोड़ दो, अपना स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल अपने हाथ में लो। तुम्हारा पूरा कंट्रोल तुम्हारे इस समय हाथ में होना चाहिए अपने स्केड्यूल का। सेल्फ स्टडी तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी मेजरली क्या, जैसे रिवीजन हो गया, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, वो भी तो तुम खुद ही करते हो ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है। हमारे टीचर थे फिटजी में, वो कहा करते थे कि जो सेल्फ स्टडी करता है वही मेजरली रैंक निकालता है। रैंक कोचिंग से और किताबों से और इन सब से ठीक है, ये हेल्प करते हैं, बट सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा जिसमें खुद का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, वही जो है रैंक को फोड़ रहा होता है। ठीक है, और लास्ट चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी अ डिफाइंड टाइम इन योर डेली स्केड्यूल फॉर 11th रिवीजन। कई बार मैंने बच्चों में ये बात देखी है, मैंने पूरे 11वीं के भी तुम्हें रिसोर्सेज बताए, सारी चीज़ें बताई, बट मैंने देखा है कि बच्चे 12th के सिलेबस में इतना एंग्रोस्ड हो जाते हैं कि 11वीं के लिए उन पर टाइम निकल ही नहीं पाता। मैं मेंटोरशिप में अभी बच्चों जिनके साथ बात करता हूँ रोज़, उन बच्चों में मैं ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ उनके साथ होते हुए, और मैं उनको यही बात कहता हूँ कि एक टाइम अपने दिन का डिफाइन कर लो, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में नहीं हो पाएगा 11वीं रिवाइज, वो नहीं हो पाती ये बात। तुम्हें लगेगा कि अच्छा भैया ने कहा है कि नवंबर मिड तक 12वीं का सिलेबस है, मैं कूल बन जाऊँगा, उन्होंने अक्टूबर मिड की डेडलाइन दी थी और फिर 11वीं रिवाइज कर लूंगा। बेवकूफ़ी है, अक्टूबर मिड तक भी तुम्हारा 12th का सिलेबस हो गया, जो कि नहीं हो पाता है। वैसे भी आइडियल केस में अगर वो हो भी गया, तब भी तुम 2 महीने में 11वीं के साथ, प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ, मॉक्स के साथ नहीं कर पाओगे सब कुछ। अभी ही वक्त है तुम्हारा सारा 11वीं का कवर करने का, इसलिए रिवीजन शुरू कर दो।
डेली का अपने स्केड्यूल में टाइम निकालना रिवीजन के लिए स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए अपने बैकलॉग्स कवर करने की। पहले मैं जब अभी 2027 के जब बताता हूँ तो मैं उनको यूज़ करता हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तुम लोग अगर किसी का बैकलॉग है तो अब तुम लोग बिल्कुल ब्रिंक पे आ चुके हो, ये आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तुम्हारा सारा बैकलॉग खत्म हो जाना चाहिए। 11वीं का रिवीजन अभी मत शुरू करना, पहले तुम अपने बैकलॉग्स कवर कर लो, फिर तुम 11वीं का रिवीजन स्टार्ट करना। और जुलाई एंड तुम्हारी डेडलाइन होनी चाहिए बैकलॉग्स खत्म करने की, इससे लेट तुमको नहीं जाना है। ठीक है, अभी जो मैंने कहा कि अपने स्केड्यूल में, यहाँ पे बात बताई ना तुमको कि अपने स्केड्यूल में रिवीजन के लिए टाइम लो। अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो पहले ये बैकलॉग कवर करो, वो भी मेजरली 11वीं का ही होगा, तो 12वीं की शुरुआत की पार्ट का होगा, तो बात मोर और लेस वही पड़ गई। और उसके बाद फिर तुम ये जो सेगमेंट निकालोगे दिन के 3-4 घंटे, वो फिर रिवीजन को दे सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी बात, आखिरी पॉइंटर की तरफ वीडियो के। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता रहता है, तुम्हारे नर्वसनेस और एंजाइटी, दीज टू थिंग्स दे आर बाउंड टू टेक ओवर यू। मैं ऐसा इंसान हूँ, तुम विश्वास नहीं करोगे मैं कितना परेशान होता था, कितना रोता था। एंड कोई तेजल से पूछेगा तो बताएगा वो कि बहुत मुझे ऐसे खूब नर्वस ब्रेकडाउन होते थे, मुझे खूब दिक्कतें होती थी। बट एट द एंड आई रियलाइज कि हो जाता है। अपने को थोड़ा सा काम रखो, अपने को थोड़ा सा काम में व्यस्त रखो, अपने को थोड़ा सा काम में व्यस्त रखो, तो धीमे धीमे तुम चीज़ों को ओवरकम कर देते हो। ये परेशानी ये जो तुम्हें हो रही है अभी, तुम्हें डर लग रहा है, लगेगा, डर लगेगा, बहुत लगेगा यार। 2 साल मेहनत करिए, डर उसी को लगता है जो मेहनत करता है ना। जिसको पता होता है कि अच्छा मैंने अपनी हैसियत से ऊपर दिया है इसको एफर्ट, वहाँ पे उसको लगता है कि हाँ आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। वो इंसान 2 बार सोचता है, वो लाजमी है। बट एट द एंड ऑफ द डे सब हो जाता है, सब कर देते हैं, बस काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा चिल रहना, थोड़ा सा अपने को इक्विलिब्रियम में रखना। बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख, हाइपर एक्टिविटी में नहीं पड़ना है। एक स्केड्यूल बनाओ, उस पर स्टिक करो, अगले दिन का बनाओ, उस पर स्टिक करो, ऐसे चलते रहो। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।